Dear students of 10th class, a very warm welcome to all of you in today's video lecture. Hope you will watch it keenly and interestedly. Dear students, as you know, we are reading the chapter the making of a global world. Yesterday we learnt about the 19th century, which starts from 1815 to 1914. So during the 19th century, what we learnt that world changes. वर्ल्ड कैसे चेंज हो जाता है, इसका काज क्या होता है, क्योंकि इकोनॉमिक चेंज से सोशल चेंज, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल इन फैक्टर्स की बिना पर या इनकी चेंज से, इनकी तब्दीली से, इसकी वजूहत की बिना पर ये पूरा वर्ल्ड जो है ये चेंज हो जाता है. तो इकोनॉमिस्ट्स इसके लिए सजेस्ट करते हैं कि दैट देयर वर 3 मोमेंट्स, कुछ 3 मोमेंट्स थे. दैट वाज द फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ लेबर एंड फ्लो ऑफ कैपिटल. यानी कि ट्रेड हुआ करता था एक जगह से दूसरी जगह, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, खासकर ये कपड़ों का ट्रेड, क्लॉथ्स का ट्रेड, फूड का ट्रेड. तो एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाया करता था. तो इसकी तजारत हुआ करती थी. दैट इज नोन एज द फ्लो ऑफ ट्रेड. ट्रेड जो था और माइग्रेशन जो थी, माइग्रेशन को हम फ्लो ऑफ लेबर कहते हैं, जो हमने कल पढ़ा. तो माइग्रेशन ऑफ पीपल की वजह से, यानी कि ट्रेड इन गुड्स तजारत की वजह से, और माइग्रेशन ऑफ पीपल की वजह से, और जो ये फ्लो ऑफ कैपिटल होता था, दैट इज फ्लो ऑफ मनी, इन्वेस्टमेंट जो होती थी एक जगह से दूसरी जगह. तो इसको इकोनॉमिक सजेस्ट करते हैं कि ये 3 मोमेंट्स थी. माइग्रेशन से, ट्रेड से, और मनी भी फ्लो करती थी, एक जगह से दूसरी जगह जाती थी. दैट इसके लिए एग्जांपल भी हमने देखी कि यूरोप और अमेरिका में, यूरोप में कुछ क्राइसिस थे, पॉपुलेशन की क्राइसिस थे, और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स के कुछ क्राइसिस थे. दैट सो दे माइग्रेटेड फ्रॉम दैट वेरी country or that very continent when the America was discovered. So they got their opportunity and went there and started and invested their money there. That is also known as the flow of capital. So then that led their migration led their migration led a kind of industrialization which lead to the trade from of America to Europe. तो यहाँ तक हमने पढ़ा था. तो टुडे we will learn a world economy takes place. वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे बन जाती है, कैसे ये बदल जाती है. तो इसका चेंजिंग पैटर्न क्या था, दैट वाज द फूड कैसे प्रोड्यूस किया जाता था, और ये खर्च कैसे हुआ करता था, यानी कि कंज्यूम कितना हुआ करता था, और फूड प्रोडक्शन कहाँ से और किस तरह होती थी. तो ट्रेडिशनल अप्रोच जो था पहला कंट्रीज का, दैट वाज वो पसंद करते थे कि दैट ए कंट्री विच आर हैविंग ए सेल्फ सफिशिएंट ऑफ फूड इज गुड एंड इज डेवलप्ड इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट. सो उनका ये कंसेप्ट था, जिस मुल्क के पास सब कुछ अपना ही हो, सेल्फ सफिशिएंट हो, वो डेवलप्ड है. लेकिन ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन वाले इसके खिलाफ थे. वो ये नहीं चाहते थे, वो इस पे बिलीव नहीं करते थे कि दैट सेल्फ सफिशिएंटी ऑफ फूड जो है वो लो लिविंग स्टैंडर्ड है. तो सेल्फ सफिशिएंटी ऑफ फूड, कुछ सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, ये उनका एक आइडियोलॉजी उनकी थी. लेकिन हम आज यहाँ पे हम देखें कि ब्रिटेन में या ब्रिटिश में, जिसको हम इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, ईरीलैंड, नॉर्थ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वहाँ पे क्या हुआ करता था, कौन से क्राइसिस थे. क्योंकि जिस तरह यूरोप में कुछ क्राइसिस थे, इन्होंने ये माइग्रेट हुए एक जगह से दूसरी जगह, इसी तरह ब्रिटेन में भी, यानी कि ब्रिटेन में भी कुछ क्राइसिस थे. वो कौन से क्राइसिस थे, दैट वाज द पॉपुलेशन. यहाँ पे भी आबादी बढ़ती जाती थी फर्स्ट.
जिसकी वजह से क्या इनका रिजल्ट हुआ, फूड ग्रेन्स जो थी, अनाज जो थी, इसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी। इसके साथ साथ अर्बनाइजेशन होगी, यानी कि शहरों की तरफ लोगों ने रुख किया सेटल होने के लिए, वो भी ग्रोथ होगी, वहां भी ग्रोथ, जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन वजूद में आ गया। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि मशीनों का बढ़ना, कारखानों का बढ़ना, इसमें ज्यादा इसमें ग्रोथ होगी, ये अप होगी, जिससे डिमांड, इसके रिजल्ट्स क्या हो गए, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन से डिमांड ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स जो थी, यानी कि फ्रूट्स जो थी या क्रॉप्स जो थी या ग्रेन्स जो थी, वीट जो था, एट दैट वेरी टाइम इट वाज आल्सो अप, इट वाज आल्सो रेज्ड, इसकी डिमांड भी ज्यादा होगी, इससे फूड प्राइसेस के, फूड ग्रेन्स जो थे, अनाज की जो कीमतें थे वो भी ज्यादा होगी। यहाँ पे एग्रीकल्चरलिस्ट जो लोग थे, यानी कि लैंडेड पीपल जो थे, यहाँ मैंने थोड़े से दरख्त बनाए हैं ताकि हमें पता चले कि काश्तकार लोग किनको कहते हैं, ये एग्रीकल्चरिस्ट किनको कहते हैं, जिनका ताल्लुक ही इनके साथ हो। तो इन्होंने गवर्नमेंट से अपील की कि टू रिस्ट्रिक्ट द इम्पोर्ट्स ऑफ कॉर्न। जो ब्रिटेन में कॉर्न आते थे या इम्पोर्ट्स आते थे, अनाज आता था, फूड आता था थ्रू इम्पोर्ट्स के जरिए, तो इन्होंने कहा कि नहीं, इस पे बैन लगनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इस पे बैन लगाई, जो ये प्रेशराइज इन्होंने गवर्नमेंट को किया, तो गवर्नमेंट प्रेशराइज में आ गई और इसमें कॉर्न पे, इंपोर्ट्स ऑफ कॉर्न पे इसने ये बैन लगाई, जिसको हम कॉर्न लॉज कहते हैं। So the government, it will be also a question that what is known as the corn law. So government's restriction on imports of corn, on imports of corn is called the corn law. So यहाँ पे एग्रीकल्चर का ही माना गया, तो इस पे बैन लगाई गई, जिसको हम कॉर्न लॉ कहते हैं। तो उसके बाद तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, जहाँ पे वो मैंने इंडस्ट्रीज बनाए हैं, यानी मकान बनाए हैं, आपको समझ में आएगा कि इंडस्ट्रियलिस्ट कौन हो गए, या अर्बन डेवलपर्स जो शहरों में बसने वाले लोग थे, वो इसके खिलाफ थे। वो बहुत नाखुश थे कि क्योंकि फूड प्राइसेस उनको अप हो जाती थी, क्योंकि ये खुद नहीं बनाते थे, एग्रीकल्चर खुद बनाते थे, इनको कोई परवाह नहीं था, उनके लिए नफा था, लेकिन इनके लिए नुकसान था क्योंकि फूड प्राइसेस ज्यादा होते थे। तो इन्होंने फोर्सली इसको क्या किया कि दैट कॉर्न लॉ मस्ट बी एबॉलिश्ड, ये खत्म होना चाहिए, ये कानून जो है कॉर्न लॉ का, ये खत्म होना चाहिए, हमें और इंपोर्ट्स आने चाहिए। तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने फिर इस बिल को, यानी इस लॉ को रिजेक्ट किया और खत्म किया। तो अब इजीली इंपोर्ट्स आते थे ब्रिटेन में। जो ही इंपोर्ट्स आने लगे तो ब्रिटेन एग्रीकल्चर जो था, अब इनके लिए कंपटीशन बढ़ा, क्योंकि अब हर कोई पसंद करता था, स्पेशली इंडस्ट्रियलिस्ट्स और अर्बन डेवलपर्स ये पसंद करते थे कि हम जो प्रोडक्ट्स लेंगे, वो जो प्राइसेस थे, वो इंपोर्ट्स जो गुड्स थे, वो उनकी प्राइसेस तो बहुत कम थी, तो वो पसंद करते थे फॉरेन गुड्स को। तो यहाँ जो ब्रिटेन के एग्रीकल्चरिस्ट लोग थे, इनकी प्राइसेस जो थी, इनके अपने जो होम प्रोडक्ट्स, उसकी प्राइसेस जो थी वो ज़्यादा थी। तो इनको क्या हुआ लास्ट पे, क्योंकि ये कंपटीशन ज़्यादा बढ़ा, ये कम्पीट नहीं कर सके इंपोर्ट्स पर, तो इसलिए इनको ये सब कुछ अपना, ये एग्रीकल्चर सब कुछ, ये लैंड वैंड, कल्टिवेटेड लैंड, इनको सब कुछ छोड़ना पड़ा, जिससे हजारों की तादाद में मैन एज वेल एज वुमेन, तो इन्होंने ये काम छोड़ दिया, एग्रीकल्चर का काम इन्होंने छोड़ दिया। तो इन्होंने भी सिटियों की तरह रुख किया, शहरों की तरफ जब इन्होंने भी रुख किया, तो माइग्रेशन स्टार्ट होगी। तो माइग्रेशन जब स्टार्ट होगी तो फूड प्राइसेस ज़्यादा होगी इससे, क्योंकि अब ये एग्रीकल्चरिस्ट ने भी नहीं, ये अपने गुड्स नहीं आप बनाए, क्योंकि फूड प्राइसेस जब ज़्यादा होगी, कंजप्शन भी ज़्यादा होगी। फूड प्राइसेस जब रेज होगी तो कंजप्शन भी रेज होगी, जिससे मिड 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया ब्रिटेन में, जिससे अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका नतीजा क्या हुआ कि इंपोर्ट्स को मोर इंपोर्ट्स की ज़रूरत अब पड़ी, फूड इंपोर्ट्स की ज़्यादा अब ज़रूरत पड़ी पूरे ब्रिटेन में।
अब पूरे वर्ल्ड में रशिया, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इनको लैंड क्लियर करना पड़ा ताकि हम ब्रिटेन की फूड प्रोडक्शन करें, ताकि हम मीट आउट करें ब्रिटिश की डिमांड को. सो इन रिटर्न वी कैन से दैट अब रेलवेज इनको बनाने पड़े ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कंस्ट्रक्शन इनको करनी पड़ी, बिल्डिंग्स के लिए सेटल पीपल करने पड़े. अब यहाँ पे कैपिटल की भी जरूरत थी, लेबर की भी जरूरत थी, माइग्रेशन करनी पड़ी. तो अल्टीमेटली यहाँ ही पहुंचता है कि दैट वाज द दैट इज द फ्लो ऑफ ट्रेड अब होता है, और फ्लो ऑफ लेबर भी हो जाता है, अब माइग्रेशन हो जाती है, यहाँ पे ट्रेड हो जाता है और इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है. So in return we can say this all world was changed by this trade, or we can say by this migration of people or by investment. So this was the reason that which led the making of the modern global world, or we can say the modern pre-modern world. So this was the story about the 19th century, especially of the Britain, Europe, and the America, which we learned today. And the next upcoming, inshallah, tomorrow will be in the next video class. That will be the technological role क्या रहा है global world में. That is the technology. What is the technological change or technological role in changing or in making of the global world. Hope you will watch this video keenly. दीजिए इजाज़त. अस्सलाम वालेकुम.